नमस्कार, नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 15 दिसंबर 2020 को। सूर्य अभी तक वृश्चिक राशि में थे, अब यहाँ से निकल कर के ये धनु राशि में जाएँगे, जो कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। तो किस तरीके से अपना प्रभाव देंगे? क्या ये रिज़ल्ट देंगे? उसको जानने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई गोचर होता है किसी राशि के अंदर, तो उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है, उसकी क्या स्थिति है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जो गुरु की स्थिति है वो मकर में है और शनि के साथ में है, तो कुछ भी वो मकर में गुरु नीच की स्थिति में तो है ही, भले ये नीच भंग की स्थिति है, फिर भी जो पूरी तरीके से गुरु स्ट्रांग होते उससे तो कम ही स्ट्रेंथ मानी जाएगी और ऊपर से गुरु अस्त भी होंगे। तो ये जो समय रहेगा 1 महीने का, यहाँ पर कैसे संभावना बनेगी? क्योंकि सूर्य धनु राशि में पूरे 1 महीने रहेंगे और फिर 14 जनवरी को धनु से निकल कर के ये मकर में जाएँगे। तो क्या संभावना बन सकती है? किस तरीके से परिणाम मिलेगा? इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊँगी, मीन राशि और लगन वालों के लिए। और सूर्य जो धनु में गोचर करेंगे तो 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो मूल जो है वो केतु का नक्षत्र है, इसलिए आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी केतु बैठे होंगे और जिस राशि में बैठे होंगे, उससे संबंधित परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो शुक्र प्लैनेट है, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा से भी निकलेंगे तो शुक्र जहाँ आपके बैठे होंगे और जिन भावों के स्वामी होकर के उससे संबंधित आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद उत्तराषाढ़ा जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र है, तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे सूर्य प्लेस्ड होंगे उन भावों से संबंधित परिणाम भी आपको देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। और इसी के साथ-साथ इन्हीं ग्रहों की स्थिति आपके नवमांशा कुंडली में क्या बन रही है, किस तरीके से स्ट्रेंथ है या उनमें क्या वीकनेस है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। हालाँकि बहुत छोटा गोचर है, 1 महीने का ही गोचर है ये सूर्य का, फिर भी प्रभाव तो पड़ता है। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके महादशा में सूर्य आ रहे होंगे, अंतर-प्रत्यंतर कहीं पे भी अगर सूर्य होंगे तो उन लोगों के लिए ये गोचर विशेष प्रभाव दिखा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तुला वालों के लिए बताना चाहूँगी। देखिए, तुला लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होकर के आपके पराक्रम के भाव में 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो जो आपके इनकम भाव का मालिक है, वो पराक्रम के भाव में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए मेहनत से, बहुत प्रयास करके और धन की प्राप्ति होगी। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। परिश्रम के बाद आपको धन से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी देखने को मिल सकता है। और सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठ कर के आपके 9th हाउस को भी देखेंगे। तो इस पीरियड में जो आपके पिता हैं, आपके गुरु हैं या भाग्य पक्ष है, उसमें भी कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। उसमें एक शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो 8वीं लगन राशि वृश्चिक है, वृश्चिक वालों के लिए देखिए जो ये गोचर है, यहाँ पर सूर्य आपके 10th भाव के स्वामी होकर के, जो आपका कर्म स्थान है उसके लॉर्ड होकर के ये आपके धन भाव 2nd हाउस में जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से अपना प्रभाव दिखा सकते हैं? जो दूसरा भाव है वो आपके वाणी का है, कुटुंब का है, आपके आयुष का है। तो ऐसी संभावना बन सकती है इस टाइम पीरियड में कि आपके आपका जो प्रोफ़ेशन है, जो आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें एक बढ़ोतरी तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। या इस तरीके से कह सकते हैं आपको कहीं न कहीं से फाइनेंस का लाभ भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में जो आपकी वाणी है, उसमें थोड़ी कटुता या एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो आपको विशेष रूप से अपने वाणी का ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में। और द्वितीय भाव में हो रहा है तो कहीं न कहीं ये जो आपके आइज़ वग़ैरह हैं, उनसे संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको स्पेशली आपको अपनी आइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होके रहना चाहिए, आँखों के प्रति। उससे संबंधित चीज़ें आपको देखने को थोड़ी बहुत तकलीफ़ें मिल सकती हैं। हालाँकि जो ओवरऑल ये गोचर रहेगा आपके लिए
आपके प्रोफेशन को बढ़ाने का ही काम करेगा। किसी तरह के धन प्राप्ति की स्थितियाँ निर्मित होना, इस तरह के योग आपके लिए ज़रूर निर्मित होंगे। और परिवार में कोई सूर्य हैं तो कहीं न कहीं कुछ प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता या आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा ओजस्विता, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो 9वीं लगन और राशि धनु है, आप लोगों के लिए जो ये गोचर है, आपके लिए काफ़ी अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा। आपके पिता से संबंधित और आपके जो हायर एजुकेशन वगैरह है, उन सबों में कहीं न कहीं एक ग्रोथ या उनसे रिलेटेड चीज़ों में कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, जिसके द्वारा आपकी ख्याति होना या आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना या लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, ओवरऑल आपको नेम फेम जैसी स्थितियाँ भी मिल सकती हैं जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर भाग्येश जो है आपके लग्न भाव में आ रहा है। तो भाग्येश का लग्न में आना आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा और आपके अंदर एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास देने का काम करेगा। तो धनु वालों के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट रहेगा ये। हालाँकि इसी के साथ में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि चूँकि लग्न में सूर्य आएगा तो आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाएगा। लेकिन उसी के साथ-साथ ये 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा। तो जो आपका लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ में आप जो आपका संबंध है, उसके प्रति आपको थोड़ा-सा सावधान होकर के, सजग होकर के चलना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बाकी धनु वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मकर वालों के लिए, मकर लग्न और राशि वालों के लिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है, यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। हालाँकि एक तरह की विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है और अष्टमेश का द्वादश भाव में आना, 2 पीड़ा वाले भावों का आपस में एक संबंध बनना, बहुत अधिक शुभता वाली स्थिति तो नहीं है। फिर भी ये संभावना बन सकती है कि किसी भी तरह का अगर कोई फॉरेन से रिलेटेड किसी का काम है या विदेश से संबंधित कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए टाइम पीरियड थोड़ा बहुत उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें या अचानक धन प्राप्ति जैसी स्थितियाँ, इस तरह के योग निर्मित कर सकता है। लेकिन इसी के साथ-साथ ये भी हो सकता है कि किसी तरह के लॉसेस या कोई पेन, कोई स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें भी देखने को आपको इस पीरियड में मिल सकती हैं। क्योंकि अष्टमेश है और मकर लगन में सूर्य वैसे भी योग कारक नहीं होता, बहुत अष्टम भाव का लॉर्ड होने के कारण शुभता भी नहीं रहती है उसमें, और द्वादश भाव में जा रहा है, तो द्वादश भाव जो है ऑलरेडी पीड़ा का है, तकलीफ का है। तो मकर वालों को थोड़ा-सा इस टाइम पीरियड में सावधानी के साथ में रहना चाहिए। हेल्थ वगैरह से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भी आपको कहीं न कहीं उसके प्रति सावधान होकर के रहना चाहिए। हालाँकि 12th में जब सूर्य रहेंगे तो वहाँ से वो आपके 6वें भाव को देखेंगे। तो जो भी आपके किसी तरह के कॉम्पिटिटर होंगे या किसी तरह की छोटी-मोटी आपकी डिज़ीज़ वगैरह होंगी, जो विरोधी पक्ष आपका होगा उनको उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा का तात्पर्य ये है कि वो आपके रास्ते से हट जाएँ, इस तरह के योग भी निर्मित कर सकता है ये गोचर। फिर भी ओवरऑल जो मकर वाले लोग हैं, आप लोगों को थोड़ा-सा ये 1 महीने का टाइम पीरियड अ, सावधानी के साथ में आपको ये समय निकालने की ज़रूरत रहेगी। फिर कुंभ वालों के लिए देखिए जो ये गोचर होगा, यहाँ पर सूर्य आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उसके द्वारा आपको कहीं न कहीं गेन होने के योग निर्मित होंगे, जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर से, या उनके द्वारा आपकी कोई इच्छा पूर्ति होना, उनका सपोर्ट मिलना, ये कुंभ वालों का काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा। और 11th हाउस में सूर्य का गोचर वैसे भी अच्छा परिणाम देता है और वहाँ पर सूर्य बैठ कर के आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव को देखने की वजह से आपकी आपकी जो बुद्धि होगी वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाना, बहुत तीक्ष्ण हो जाना, बच्चों से संबंधित कोई चीज़ें हैं उसमें कोई नेम फेम प्रसिद्धि, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी में एक प्रभाव देखने को मिलेगा, एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और कोई स्टूडेंट वगैरह हैं तो उन लोगों का इस पीरियड में पढ़ने लिखने में मन लगना, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं या जो
लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम कर सकता है। तो कुंभ वालों के लिए भी जो ये गोचर है कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धनु और कुंभ के लिए काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा। इसके बाद जो मीन, लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये गोचर आपके 10th हाउस में बन रहा है। तो यहाँ पर सूर्य आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10वें भाव में बैठेंगे। 6वां भाव जो है आपके नौकरी का होता है, आपके रोग ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। यहाँ का स्वामी उठ करके आपके प्रोफेशन के भाव में बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें एक पॉजिटिव आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। और साथ ही एक संभावना ये भी बनेगी कि कोई कंपटीशन वगैरह दिया हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की जो प्रतियोगिता वाली चीजें होती हैं, उनमें आपको एक शुभता वाली स्थिति देखने को मिल सकती है या कोई पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकता है जो कि आपके लिए अच्छा साबित हो। तो मीन वालों के लिए भी जो ये गोचर है कुल मिलाकर के अच्छा है, कोई ऐसे विशेष दिक्कत की बात नहीं है। जो आपको सावधानी रखनी रहेगी वो सिर्फ अपने परिवार के प्रति, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में बैठ करके आपके 4th भाव को देखेंगे जो कि आपके घर के सुखों का भाव है। तो सूर्य क्या जब आसपास जाएगा तो थोड़ा सा आप अपने घर का जो अंदरूनी माहौल होता है, जो घर के अंदर का वातावरण होता है, उसमें थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा कि किसी तरह का वाद विवाद या कोई एग्रेशन जैसी चीजें या कोई तेजी घर में आना अपनी वाणी के द्वारा या जैसे भी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कोई भी जो तेज प्लेनेट होता है वो जब 4th भाव को प्रभावित करता है तो थोड़ा बहुत तो उसमें दिक्कतें आने की संभावना बनती है। तो परिवार के अंदरूनी सुख के प्रति आपको केयरफुल होना चाहिए। बाकी ये गोचर 1 महीने का आपके व्यापार, बिजनेस, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके लिए काफी सपोर्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से सूर्य का जो ये ट्रांजिट है धनु और कुंभ वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा है, वृश्चिक के लिए भी बढ़िया है, तुला के लिए भी औसत है, मकर और जो मीन वाले हैं उनके लिए सामान्य गोचर कहा जा सकता है। तो हालांकि बहुत छोटा ट्रांजिट है, फिर भी आप लोग इसको समझ करके इस 1 महीने को प्लान कर सकते हैं। सूर्य जो है वैसे भी जब धनु में आता है तो हालांकि उसके मित्र का घर है, तो यहाँ पे वो पूरा प्रयास करेगा अच्छा रिजल्ट देने का, लेकिन चूंकि गुरु की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है तो परिणाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके निकलेंगे, इसकी संभावना कम रहेगी। फिर भी फाइनल रिजल्ट आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पे ग्रह कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस ट्रांजिट को समझने में कुछ हेल्प मिली होगी और आगे मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।